तो कहानी की शुरुआत हमारे ठरकी मास्टर और मेन कैरेक्टर यूकी से होता है, जो कि काफी ज्यादा मेहनती और हार्ड वर्किंग लड़का था, क्योंकि वो हर दिन हमेशा आकर एक ही दीवार और खिड़की के सामने स्क्वाट्स मारा करता था। यहाँ पर एक ही दीवार और खिड़की के सामने क्यों? क्योंकि उस खिड़की के पीछे गर्ल्स का चेंजिंग रूम जो था, जिससे लगातार यूकी को उठक बैठक करने की मोटिवेशन मिलती रहती थी। पर एक दिन वहाँ पर यूकी के पास उनके पीटी टीम की कैप्टन आती है, जो कि यूकी को उनके टीम में ज्वाइन होने के लिए बोलती है, क्योंकि वो उसके एक्सरसाइज करने को लेकर इतना ज्यादा मोटिवेशन और डेडिकेशन को देखते हुए वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुकी थी। तो ये सुनकर यूकी वहाँ पर हैरान रह जाता है और उसको मना करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो तो वहाँ पर बस लड़कियों को ताड़ने के लिए आता था। बट हेमिको की मासूम से शकल को देखते हुए वो बेचारा वहाँ पर उसको मना नहीं कर पाता और आखिरकार मान जाता है उसकी टीम में ज्वाइन होने के लिए। और उस बेचारे की यही दिक्कत थी कि वो किसी भी लड़की के सामने सच्चाई बोल ही नहीं पाता था, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग सीप बोलते हैं। तो उनके सारे क्लासेस के खत्म हो जाने के बाद यूकी वहाँ पर अपने दोस्त अकीरा के साथ वापस से अपने घर जाने लगता है, जहाँ पर कि वो अकीरा को अपनी दिक्कत के बारे में बताता है कि वो किसी भी लड़की को मना नहीं कर पाता और ना ही वो उनसे अपने दिल की सच बात बोल पाता है। ये सुनकर अकीरा वहाँ पर यूकी से बोलता है कि वो फिक्र ना करे, उसके पास एक तरीका है। उसको उनके स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी के ऊपर जाना चाहिए, जहाँ पर की एक स्टैचू है, और उसने ये सुन रखा है कि अगर वो जाकर उस स्टैचू को कुछ भी ऑफरिंग करेगा जो कि उसको नहीं चाहिए, तो फिर वो स्टैचू उस ऑफरिंग को ले जाकर किसी ऐसे इंसान को दे देगा जिसको कि उस चीज की जरूरत होती है, और उसके बदले उस स्टैचू का गॉड उस ऑफर करने वाले बंदे को कुछ ऐसी चीज देगा जिसकी कि उस बंदे को काफी ज्यादा जरूरत हो। ये सुनकर यूकी वहाँ पर इस चीज के बारे में सोचते हुए अपने घर जाता है, और रात में सोते वक्त भी वो उस स्टैचू के बारे में ही सोचे जा रहा था। और हालांकि वो ये जानता था कि ये किसी न किसी तरीके का मजाक है, पर फिर भी वो उस माउंटेन के ऊपर जाने लगता है। और वो अपने साथ अपना वाइफू पिलो भी लेके गया था कि इन केस अगर वो कैट वाला स्टैचू सच्ची में काम करता हो। एंड जैसे ही वो जाकर उस माउंटेन के टॉप के स्टैचू के पास पहुंचता है, तो फिर उसको वहाँ पर एक लड़की मिलती है, एंड वो भी वहाँ पर उस स्टैचू के लिए आई थी। तो वो लड़की वहाँ पर यूकी को अपने वाइफू पिलो के साथ देखकर उसको एक काफी बड़ा ठरकी इंसान समझती है, क्योंकि तुम्हें तो ये पता ही होगा कि वाइफू के पिलोस किस तरीके के होते हैं। इसीलिए वो लड़की यूकी से डर के मारे अपनी जान बचाकर भागने लग जाती है। तो यूकी भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है, उसको ये समझाने के लिए कि उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो कोई ठरकी नहीं बल्कि वो भी यहाँ पर उस स्टैचू के लिए ही आया है। एंड ऐसे ही भागते भागते आखिरकार यूकी वहाँ पर उस लड़की को पकड़ ही लेता है, और उसी चक्कर में वो वहाँ पर उसके ऊपर ही चढ़ गया था। एंड इस चीज से तो वहाँ पर वो लड़की और भी ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो वहाँ पर उसको समझाते हुए ये एक्सप्लेन करता है कि वो जैसे समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, वो कोई ठरकी इंसान नहीं बल्कि वो भी यहाँ पर उस स्टैचू के लिए आया है, और ये वाइफू पिलो तो वो यहाँ पर उस स्टैचू को ऑफर करने के लिए लाया है, ना कि उसके साथ कुछ कांड करने के लिए। तब ये सब चीजें सुनकर वहाँ पर उस लड़की को यूकी के ऊपर यकीन तो नहीं होता, पर फिर भी वो वहाँ पर उसके साथ बैठकर बातचीत करने लगती है, जहाँ पर कि वो लड़की यूकी को ये बताती है कि दरअसल वो यहाँ पर उस स्टैचू को अपने इमोशंस ऑफर करने के लिए आई है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसे अपने इमोशंस की जरूरत है, बल्कि उसके बजाय तो वो उसकी वजह से और ज्यादा मुसीबत में पड़ जाती है। और यूकी भी वहाँ पर उस लड़की को ये बताता है कि वो यहाँ पर उस स्टैचू को अपने सिंप वाले कैरेक्टर को ऑफर करने के लिए आया है, क्योंकि वो लड़कियों के सामने सिंप बनता बनता थक चुका था। तो वो दोनों ही जाकर वहाँ पर उस कैट स्टैचू के सामने अपनी अपनी ऑफरिंग्स रखते हैं और उनके सामने अपने विश बताते हैं, जहाँ पर कि वो लड़की उस कैट स्टैचू को अपने हाथों से बने हुए कुछ राइस केक्स ऑफर करती है, और यूकी उस स्टैचू के सामने ले जाकर अपने वाइफू पिलो को ऑफर करता है, जहाँ पर देखते ही देखते कुछ ही देर में उस लड़की के राइस केक्स तो गायब हो जाते हैं, पर यूकी का वाइफू पिलो वहीं पर ही था। शायद उस कैट गॉड को भी यूकी का इतना ज्यादा ठरकी वाइफू पिलो नहीं चाहिए था। तो काफी देर तक इंतजार करने के बाद वो दोनों ही वहाँ से निराश होकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को अपने अंदर कुछ भी चेंजेस महसूस नहीं हो रहा था। बट उनको ये अंदाजा तक नहीं था कि अगले दिन उन दोनों के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे ही अगले दिन यूकी जाकर अपने स्कूल में पहुंचता है, तो फिर उसको वहाँ पर कई सारी सुंदर लड़कियां दिखाई देती हैं, जिनके बारे में यूकी ना चाहते हुए भी अपने दोस्त अकीरा के सामने उनकी तारीफ करने लग जाता है। और ऐसे ही जाते जाते वो लोग वहाँ पर आखिरकार जाकर उनके क्लास के सबसे पॉपुलर लड़की के सामने पहुँच जाते हैं, जिसको कि एक लड़का वहाँ पर प्रपोज मारे जा रहा था, और वो लड़की वहाँ पर उसको काफी हार्श वे में रिजेक्ट कर देती है। और ऐसे वक्त पे नॉर्मली यूकी वहाँ पर तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, पर इस बार वो वहाँ पर बोलता है और ये कहता है कि अरे तुम लोग इस छपरी लड़की को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? लड़कियों के तो चांद छोटे होते हैं, इसका तो भाई सोलर सिस्टम ही गायब है।
ये सुनकर वहाँ पर उस लड़की के साथ साथ खड़े खड़े वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स भी बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और वो लड़की गुस्से में जाकर वहाँ पर यूकी को पकड़ लेती है, क्योंकि भले ही उसकी बात कड़वी थी पर सच्ची थी। पर फिर तब हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से उससे माफी मांगते हुए भागने लग जाता है, क्योंकि उसको पूरी की पूरी क्लास के सामने अपनी कुटाई नहीं करवानी थी। तो ऐसे ही वहाँ पर भागते भागते जाकर वो एक जगह पर हिमिको से टकरा जाता है, जो कि उसको पकड़ कर उससे पूछती है कि वो इस तरीके से इतनी तेज क्यों भाग रहा है, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी अचानक से वहाँ पर यूकी के अंदर का ठरकी इंसान जाग जाता है और अपने विश के चलते वो वहाँ पर उस हिमिकावा से बोलता है कि भले ही वो उससे उम्र में काफी ज्यादा बड़ी है, पर फिर भी उसके चांद कमाल के हैं, इसलिए वो अपने चंद्रयान से उसके चांद पे जाकर मून लैंडिंग करना चाहता है, वो भी एक झंडे के साथ। एंड ये सुनकर हिमिको के साथ साथ वहाँ पर बेचारा यूकी भी सदमे में चला जाता है, क्योंकि ये सब चीजें बस उसके दिमाग में चल रही थी और उसको ये नहीं लगा था कि वो ये सब चीजें अपने मुंह से भी बोल देगा। तो इसी वजह से उसको लेकर उनके पूरे क्लास के सामने ऐलान हो जाता है कि यूकी एक अखंड लेवल का अश्लील इंसान है। और जब इस चीज को लेकर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर बेचारा दुखी पड़ा था, तभी उसके पास वहाँ पर उससे मिलने के लिए एक लड़की आती है और उससे टकरा कर जाकर उसके ऊपर गिरने के बाद वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये तो वही लड़की है जो कि उसको माउंटेन के टॉप पे मिली थी। और फिर वो लड़की भी वहाँ पर यूकी के सामने अपने आप को आकाने नाम से इंट्रोड्यूस करती है और फिर वो दोनों ही मिलकर साथ में उस माउंटेन के टॉप पे जाते हैं उस वाले स्टैचू को देखने के लिए। और अब तक तो वहाँ पर आकाने के इमोशंस भी जा चुके थे, जैसा कि उसने विश किया था, यानी कि उन दोनों की विश पूरी हो चुकी है। पर अब उनको ये रियलाइज हो रहा था कि वो जिन चीजों को इतना ज्यादा यूजलेस समझते थे वो उन लोगों के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। तो वो दोनों वहाँ पर सोचने लगते हैं कि वो दोनों अपने विशेष को कैसे रिवर्स करेंगे। तभी आकाने वहाँ पर यूकी को एक आइडिया देती है कि उन्हें किन्हीं ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो कि अपनी उन चीजों को देना चाहते हो जो कि उन्हें जरूरत है। जैसे कि यूकी को झूठ बोलने की ताकत चाहिए और आकाने को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की ताकत चाहिए। बट वो जैसे ही अगले दिन जाकर अपने स्कूल में पहुंचते हैं तो फिर हिमी को आकर वहाँ पर यूकी को एक चाटा मार के उसका गाल सुझा देती है, क्योंकि जो उसने पिछले दिन इतने सारे लोगों के साथ उसके चांद के बारे में बोला था। इसलिए यूकी को ले जाकर उनके नर्स ऑफिस में कुछ पट्टी वट्टी लगाई जाती है। तभी उनके पास वहाँ पर आकाने आ जाती है और उसको उकसाते हुए ये बोलती है कि उसे लड़कियों से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए और भले ही वो उन वाले लड़कियों से झूठ नहीं बोल सकता, पर कम से कम वो अपने दिमाग में तो उन लड़कियों के बारे में ऐसी चीजें ना सोचे। और उनके इन शोर शराबे की वजह से वहाँ पर एक लड़की गुस्सा होकर उनको साथ रहने के लिए बोलती है और ये लड़की असल में दरअसल वही रिन नाम की लड़की होती है जिसका कि प्रपोजल के वक्त यूकी ने मजाक उड़ाया था। तभी उसको देखकर यूकी को वहाँ पर ये रियलाइज हो जाता है कि सभी लोगों के सामने अपनी इमेज को सुधारने के लिए उसको क्या करना है। उसको इस रिन नाम की लड़की के साथ रहना है और उसके आसपास घूमना है, क्योंकि वो एक काफी ज्यादा रेपुटेड और रॉयल टाइप की लड़की थी। एंड अगर यूकी भी उसके साथ घूमने लग गया तो फिर उसके साथ रहने से यूकी के इमेज में भी काफी सुधार आ सकता है। इसलिए यूकी भागते हुए उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि रिन, भले ही कुछ भी हो जाए मुझे तुम्हारे साथ रहना है। फिर वो जाकर उसके टांग को पकड़कर उससे बोलता है कि वो भले ही उसको अपना डॉगी बना ले पर फिर भी वो उसके साथ ही रहेगा। और रिन तब वहाँ पर बिल्कुल हैरान रह जाती है और यूकी से पूछती है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है और उसका डॉगी क्यों बनना चाहता है। तब यूकी उससे बोलता है कि ताकि मैं तुमको तुम्हें परेशान करने वालों को काट सकूं और मैं तुमको प्रोटेक्ट भी करूंगा, तुम बस मुझे अपने साथ रख लो। इसलिए मजबूरी में आखिरकार रिन को वहाँ पर मानना पड़ता है और यूकी को अपने पेट के तौर पर रखना पड़ता है। तब अगले दिन सुबह सुबह यूकी वहाँ पर जाकर एक अच्छे डॉग की तरह उनके स्कूल के सामने बैठकर अपने मालिक का इंतजार करने लगता है। पर काफी ज्यादा टाइम बीतने के बाद भी रिन वहाँ पर अपने डॉगी से यानी कि यूकी से मिलने के लिए नहीं आती। इसलिए यूकी गुस्से में जाकर वहाँ पर रिन के क्लास के अंदर घुसकर उसके ऊपर भौंकने लग जाता है और अपने सामने इस अधेड़ उम्र के लौंडे को उसके ऊपर भौंकता हुआ देखकर रिन भी वहाँ पर डर के मारे चिल्लाने लग जाती है। इसलिए उनके क्लासेस के खत्म हो जाने के बाद यूकी वहाँ पर आकाने के साथ उनके शहर के एक पेट कैफे में जाने लगता है ताकि वो वहाँ पर जाकर पेट्स के बारे में कुछ और ज्यादा सीख सके, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो रिन का डॉग बनने के लिए वो सारी चीजें नहीं कर रहा जो कि रिन के लिए एक असली डॉग करता। और जब वो दोनों जाकर वहाँ पर उस पेट कैफे में पहुँचते हैं और वहाँ पर एक टेबल पे बैठते हैं तो फिर एक लड़की वहाँ पर उनका ऑर्डर लेने के लिए आती है, जिसको देखकर वो दोनों ही बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि रिन थी। इसलिए इसी मौके का फायदा उठाते हुए यूकी वहाँ पर रिन को उसके लिए खाना लाने के लिए बोलता है और यहाँ तक कि वो उसको आखिर में उसको अपने मुंह से खाना खिलाने के लिए तक बोलता है। ये सब कुछ सुनकर आखिरकार रिन वहाँ पर शर्म के मारे कांपने लग जाती है, तो उसको और ज्यादा परेशान ना करते हुए आकाने यूकी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है और आखिरकार वो दोनों चलते चलते जाकर एक होटल के नीचे पहुँच जाते हैं, जिस होटल को देखकर यूकी वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा
आ जाता है और आकाने से ये पूछने लगता है कि वो उसको लेकर यहाँ पे क्यों आ गई है और वो उसके साथ इस होटल में क्या करना चाहती है। तो तब आकाने वहाँ पर यूकी को चुप करवाते हुए उसको ये समझाती है कि वो उसको इस होटल में नहीं लाई है और ना ही वो यहाँ पर उसके साथ कुछ करने वाली है। वो दोनों यहाँ पर बस कुछ देर तक बारिश से बचने के लिए शेल्टर लेने के लिए आए हैं और जैसे ही बारिश थम जाएगी वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर वहाँ पर यूकी के दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है और फिर जब वो दोनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं तो तब अचानक से उनके सामने वापस से रिन आ जाती है, जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक दूसरे तरीके का जॉब कर रही थी। जो देखकर आकाने और यूकी वहाँ पर ये समझ जाते हैं कि लोग जैसे समझते हैं कि रिन एक काफी ज्यादा अमीर और अयाश लड़की है, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो एक काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग और अच्छी लड़की है जो कि अपना घर और खर्चा पानी चलाने के लिए कई सारे पार्ट टाइम जॉब्स करती है। इसलिए जब अगले दिन यूकी जाकर उनके क्लास में रिन से उसकी सच्चाई के बारे में पूछता है तो रिन वहाँ पर पहले तो थोड़ी सी दुखी और परेशान हो जाती है कि वो उसके जॉब्स के बारे में सबको बताकर उसका मजाक उड़ाने वाले हैं, पर फिर वो यूकी से बोलती है कि हाँ ठीक है, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम मेरी जॉब्स के बारे में सबको बता दो। ये बोलकर रिन वहाँ से जाने लग जाती है, पर यूकी जाकर उसको रोकते हुए ये बोलता है कि उसके ये बताने का मतलब ये नहीं था कि वो उसका मजाक उड़ाना चाहता है या फिर उसको परेशान करना चाहता है, बल्कि उसको तो काफी ज्यादा काम रहता होगा, इसलिए वो यहाँ पे बस उसको ये पूछने के लिए आया था कि क्या वो संडे को उसके साथ घूमने चलेगी, क्योंकि उसको भी अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत एंजॉय करना चाहिए। तब रिन उससे पूछती है कि क्या ये किसी तरीके का डेट है, तो यूकी उसको बताता है कि हाँ यही समझ लो। तो रिन वहाँ पर यूकी के उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए वहाँ पे ये बोलते हुए जाने लग जाती है कि उसको कभी कभार अपने पेट को भी थोड़ा बहुत रिवॉर्ड कर देना चाहिए। तब रिन के जाने के बाद आकाने आकर यूकी से पूछती है कि वो रिन से किस बारे में बात कर रहा था। तो यूकी वहाँ पर आकाने को उसके और रिन के डेट के बारे में बताता है, जो सुनकर आकाने पहले तो वहाँ पर कुछ रिएक्ट नहीं करती, पर अगले ही दिन हम लोग देखते हैं कि आकाने छुपकर यूकी और रिन के डेट के ऊपर उन दोनों के ऊपर नजर रख रही थी। फिर तब हमें वहाँ पर यूकी के डेट का एंगल दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो रिन को पहले लेकर एक वेडिंग स्टोर पे जाता है, जहाँ पर कि शादी करने वाले जोड़े अपने कपड़े खरीद के लिया करते थे। बट रिन को घुमाते घुमाते ही यूकी के पेट में वहाँ पर थोड़ा बहुत दर्द होने लग जाता है, इसलिए वो रिन को लेकर एक क्लिनिक पे आ जाता है, जहाँ पर कि वो अपने लिए थोड़ी बहुत दवाइयाँ खरीद सके। पर इसका मतलब रिन वहाँ पर कुछ और ही समझ लेती है और वो दौड़ते हुए आकर वहाँ पर यूकी के पेट पे एक खींच के घूसा मार देती है। देन वो उसका कॉलर पकड़कर उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या खरीदने के लिए आया है। अपनी डेट से ठीक पहले वो उसको लेकर एक क्लिनिक पे आया है, फिर वो उसको लेकर एक होटल में जाएगा और फिर पता नहीं क्या क्या करेगा। तब यूकी उसको समझाने लगता है कि दरअसल उसके पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए वो यहाँ पर दवाई लेने के लिए आया था, पर उसके घूसे की वजह से उसका पेट दर्द बिल्कुल गायब हो चुका है और उसको किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है। तब उन दोनों के बीच में वहाँ पर आकाने आ जाती है, जो कि उन दोनों को आपस में एक दूसरे से लड़ने से रोकती है। बट इसी चक्कर में वहाँ पर आकाने और रिन के बीच में इस बात पर लड़ाई हो जाती है कि यूकी को ज्यादा अच्छी तरीके से कौन जानता है। बट जबकि अब आकाने उन दोनों के सामने आ ही चुकी थी, तो फिर उन दोनों के आगे के डेट में भी वो उन दोनों के साथ ही रहती है। एंड उनके डेट के खत्म हो जाने के बाद यूकी वहाँ पर रिन से पूछता है कि क्या उसको इस बार मजा आया, और अगर वो चाहे तो वो इस तरीके से उनके साथ दोबारा भी आ सकती है, क्योंकि वो उसके दोस्त हैं। पर ये सुनकर अचानक से पता नहीं क्यों रिन वहाँ पर अपसेट हो जाती है और उन दोनों को बाथरूम जाने का बोलकर वहाँ से चुपचाप बाथरूम चली जाती है। उसके जाने के बाद जब वहाँ पर यूकी और अकाने बस अकेले बैठे हुए थे, तभी उनके पास वहाँ पर हिमिको आ जाती है, जो कि उन दोनों को साथ में बैठा हुआ देखकर ये समझती है कि यूकी वहाँ पर अकाने के साथ डेट पे आया है, इसलिए वो वहाँ पर यूकी के ऊपर चिल्लाते हुए उससे लड़ने लग जाती है, क्योंकि वो असल में अकाने की बड़ी बहन थी और वो ये भी जानती थी कि यूकी एक कितना अखंड लेवल का ठरकी इंसान है। इसलिए यूकी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर जैसे तैसे हिमिको के चांद दबाकर वहाँ से भाग जाता है, पर उसके वहाँ से दूर जाने से पहले ही अकाने वहाँ पर उसके हाथ पे काट कर उसको रोक लेती है और उसको बोलती है कि वो इसे रिन को अकेला छोड़कर इस जगह पर नहीं जा सकते, उसको जाकर उसको वापस लेके आना होगा। और उसी वक्त दूसरी तरफ हमें रिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि यूकी और अकाने को ढूंढते ढूंढते जाकर उनके पुराने दोस्तों के पास पहुंच गई थी, जो कि वहाँ पर रिन का मजाक उड़ाते हुए उसको ये बोलने लगते हैं कि वो तो इतनी ज्यादा लोनली है कि वो यहाँ पर भी अकेले ही आई होगी, तो फिर वो यहाँ पर ऐसे हांडते हुए किसको ढूंढ रही है। ये सुनकर रिन बेचारी वहाँ पर अपसेट होकर चुपचाप वहीं पे बैठ जाती है और जब काफी देर बाद वहाँ पर यूकी और अकाने जाकर उसके पास पहुँचते हैं, तो रिन उनसे गुस्से में सीधे मुँह बात तक नहीं करती और उनसे ये बोलती है कि वो कहाँ चले गए थे। वो खुद को उसका दोस्त बताते हैं, पर जब उसको दोस्तों की जरूरत होती है वो तभी उसको छोड़ के चले जाते हैं। ये बोलकर रिन वहाँ से गुस्से में अपने घर वापस चली जाती है। और फिर जब उसी दिन रात को माउंटेन के टॉप पर आकाने और यूकी बैठ के साथ में बातचीत कर रहे थे, जहाँ पर कि यूकी आकाने से बोलता है कि उसे रिन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है और वो इस चीज के लिए रिन से माफी भी मांगने
मांगना चाहता है, पर उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो रिन के सामने जाकर क्या बोलेगा। तो आकाने यूकी से बोलती है कि अगर वो जाकर रिन से माफी मांगना चाहता है तो फिर वो आराम से जाकर मांग सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा भी तो नहीं है कि माफी मांगने का कोई प्रॉपर कोड होता है, उसे जैसा सही लगे वो रिन से उस तरीके से माफी मांग सकता है। पर सबसे जरूरी चीज वो माफी रिन को समझ में भी आनी चाहिए। इसलिए ये सुनकर अगले ही दिन यूकी जाकर वहाँ पर रिन के पुराने दोस्तों से बातचीत करने लगता है कि वो इतनी ज्यादा परेशान क्यों रहती है। तब रिन के दोस्त उसको बताते हैं कि दरअसल पहले भी रिन एक आम से लड़की की तरह ही हुआ करती थी, वो उसके साथ मजाक वगैरह भी किया करते थे, पर वो उन चीजों को ज्यादा दिल पे भी नहीं लेती थी। पर एक दिन जब वो सब लोग एक ट्रिप पे घूमने के लिए गए थे तो फिर मजाक मजाक में उन लोगों ने रिन को एक स्टेशन पे बैठने को बोल दिया और वो लोग उसको बिना बताए ही वहाँ से अपने अपने घर वापस आ गए। इसलिए रिन को वहाँ पर पूरी रात उसी स्टेशन पे अकेले बैठे बैठे ही बितानी पड़ी और तब से ही उसका दोस्तों के ऊपर से भरोसा उठ गया और वो हमेशा ही लोनली रहने लग गई। ये सुनकर यूकी को उन वाले लड़कियों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है जो भी उन लोगों ने रिन के साथ किया था, पर फिर भी वो जैसे तैसे वहाँ पर खुद को संभाल लेता है और उन लोगों से बिना कुछ बोले ही वहाँ से वापस चला जाता है। एंड वहाँ से वो सीधा रिन के घर जाता है और उसके मम्मी के सामने ही रिन को गोदी में उठाकर अपने साथ ले जाता है। और उसके मम्मी जी भी वहाँ पर यूकी को नहीं रोकती क्योंकि वो भी ये जानती थी कि यूकी रिन का एक काफी अच्छा दोस्त है। और जब वो दोनों टैक्सी से जा रहे थे तो फिर रिन वहाँ पर यूकी से पूछने लगती है कि वो दोनों कहाँ पे जा रहे हैं, पर यूकी उसको बस इतना बोलता है कि जब वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो फिर उसको उस जगह का पता चल जाएगा। और अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद यूकी वहाँ पर रिन को उस गाड़ी से बाहर आकर उसके साथ चलने के लिए बोलता है, पर रिन उसको कुछ भी जवाब नहीं देती है और वैसे ही चुपचाप उस गाड़ी में बैठी रहती है क्योंकि उसको ये लग रहा था कि इस बार भी यूकी उसको लेके पहले क्लिनिक जाएगा और उसके बाद वहाँ से सीधा होटल। पर जब रिन देखती है कि यूकी वहाँ पर ना ही उसके ऊपर गुस्सा हो रहा है और ना ही उसके ऊपर चिल्ला रहा है, इसलिए वो उससे बोलती है कि अगर वो उसको कहीं पे ले जाना चाहता है तो फिर वो उसको अपनी पीठ पे उठा के ले जाए। इसलिए यूकी उसको अपने पीठ पे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है और वो दोनों उस वाले माउंटेन के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। जहाँ पर जाते जाते ही रिन यूकी से पूछती है कि क्या वो उसको माउंटेन के टॉप पे ले जाकर प्रपोज करने वाला है, पर यूकी उससे बोलता है कि नहीं, अभी तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोच रखा है क्योंकि अभी के लिए उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो ठीक हो जाए। फिर यूकी रिन को ले जाकर उस माउंटेन के टॉप पे पहुंच जाता है जहाँ पर कि वो उससे माफी मांगता है और ये भी बोलता है कि वो उसको फिर कभी भी दोबारा से अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। ये सुनकर कुछ देर तक वहाँ पर वैसे ही खड़े रहने के बाद रिन खुद ही जाकर वहाँ पर यूकी के गले पड़ जाती है, आई मीन गले लग जाती है और खुद ही वो यूकी को प्रपोज कर देती है। एंड जब यूकी वहाँ पर उसको कुछ बोलने वाला था तो तभी रिन उसको वहाँ पर चुप करवा देती है और ये बोलती है कि उसे इसका जवाब नहीं चाहिए, उसे बस अपने दिल की बात बोलनी थी जो कि उसने बोल दी। फिर हम आकाने को देखते हैं जो कि इतनी रात को भी पेड़ के पीछे छुपकर उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए थी। फिर वहाँ से हमें सीधा आकाने के फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ पर कि हमें ये पता चलता है कि वो यूकी को काफी ज्यादा पहले से जानती थी, पर क्योंकि उस वक्त आकाने अपने इमोशंस को छुपाने के लिए अपने चेहरे पे मास्क लगाया करती थी, इसलिए यूकी को कभी भी ये पता नहीं चल पाया कि वो बचपन में जिस लड़की से बात किया करता था वो लड़की आकाने ही थी। इसलिए तब अगले ही दिन यूकी जाकर वहाँ पर आकाने को थैंक यू बोलता है उसके एडवाइस के लिए, जिससे वो काफी आसानी से रिन से माफी मांग पाया। ये सुनकर आकाने थोड़ी सी खुश होती है और उसके मदद करने के बदले उसको उसके साथ एक डेट पे चलने के लिए बोलती है, जिसके लिए यूकी काफी आसानी से राजी हो जाता है। और जब वो दोनों खिड़की के सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे तो फिर यूकी वहाँ पर उससे बोलता है कि उसे एक एथलेटिक टीचर बन जाना चाहिए क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा सही है। पर आकाने उससे कहती है कि उसे अपने बहन के साथ रहना पसंद नहीं है। और जब यूकी पूछता है क्यों तो फिर वो उसको बताती है कि जब भी वो अपने बहन के साथ रहा करती है तो फिर वो हमेशा उसका ख्याल रखने की कोशिश करती है, जिससे उसको ऐसा महसूस होता है कि वो उसके बहन के ऊपर किसी तरीके का बोझ है। इसलिए उसी ही दिन यूकी वहाँ पर हिमिको से बातचीत करने के लिए जाता है, पर जैसे ही वो जाकर हिमिको के नजरों के सामने पहुँचता है तो फिर उसको हिमिको की तरफ से एक तड़कती भड़कती हुई धमकी मिल जाती है कि वो उसके बहन से दूर रहे। इसलिए वहाँ पर उस वाले मामले को शांत करने के लिए यूकी ये बोल देता है कि दरअसल वो तो उसका जुड़वा भाई गोहान था जो कि एक काफी ज्यादा अच्छा और होनहार लड़का है। इसलिए उसकी इस बात पे हिमिको भी राजी हो जाती है। एंड जब उनके क्लासेस के खत्म हो जाने के बाद वो आकाने के साथ वापस घर जा रहा था तो फिर आकाने उससे बोलती है कि उसने कहा था ना कि वो उसके साथ डेट पे जाएगा। ये बोलकर वो यूकी को अपने साथ लेकर एक कॉस्ट्यूम शॉप पे आ जाती है जहाँ पर कि काफी अलग अलग तरीके के कॉस्ट्यूम्स थे और आकाने यूकी से पूछती है कि उसको किस तरीके का कॉस्ट्यूम पसंद है। और यूकी वहाँ पर मजाक में उससे बोलता है कि कॉस्ट्यूम्स तो सारी अच्छी होती है पर जो लड़की स्विम सूट में होती है ना क्या मस्त लगती है। पर इस बात को आकाने वहाँ पर कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेती है और वो दौड़ते हुए चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगती है। इसीलिए यूकी भी उसके पीछे जाने लगता है उसको रोकने के लिए, पर
पर जब तक वो जाकर वहाँ पे पहुँचता है तो तब तक आकाने ने वहाँ पर अपने कपड़े डिलीट कर दिए थे। इसीलिए डिनर के वक्त वहाँ पर यूकी आकाने से माफी मांगने लगता है कि उसको इस तरीके से अचानक से उसके चेंजिंग रूम में नहीं घुसना चाहिए था, और आकाने उसको काफी ज्यादा आसानी से माफ कर देती है क्योंकि उसने जानबूझ के ही अपने चेंजिंग रूम का डोर लॉक नहीं किया था। तो उनके डेट के खत्म हो जाने के बाद वो दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं और अगले ही दिन शाम को वहाँ पर यूकी हिमिको को उस वाले माउंटेन के टॉप पे बुलाता है, जहाँ पर कि वो हिमिको को इस बात के लिए चैलेंज करता है कि वो उसका ठरकी मास्टर बनना चाहता है, और अगर हिमिको ने यूकी को एक फाइट के अंदर नहीं हराया तो फिर उसको यूकी को अपने ठरकी मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट करना होगा। और जैसे ही हिमिको वहाँ पर यूकी के ऊपर गुस्से में हमला करने लग जाती है तो फिर वो हिमिको के चेहरे के सामने एक पेपर दिखा देता है जिसके अंदर के हिमिको के सारे प्लान्स लिखे हुए थे कि कैसे वो दूसरे देश में जाकर पढ़ाई करना चाहती है, पर क्योंकि उसकी एक छोटी सी बहन है इसीलिए वो उसको अकेले छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। तभी वहाँ पर आकाने आ जाती है और अपनी बड़ी बहन हिमिको से पूछती है कि क्या ये सच है। तो पहले ये सुनकर हिमिको वहाँ पर बहाने बनाने लगती है, पर आखिरकार वो इस चीज को मान ही जाती है और जाकर आकाने को अपने गले से लगाकर बोलती है कि उसे उसकी काफी ज्यादा फिक्र होती है, इसीलिए वो कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। और बातों ही बातों में हिमिको को वहाँ पर ये पता चलता है कि एक स्टैचू के विश के चलते आकाने ने अपने सारे इमोशंस खो दिए हैं। ये पता चलते ही हिमिको की वहाँ पर चीख निकल जाती है और वो जल्दी से जाकर वहाँ पर उस वाले स्टैचू के सर पे अपनी चड्डी को निकाल कर पहना देती है, क्योंकि उस वक्त उसके पास उस स्टैचू को ऑफर करने के लिए और कुछ भी नहीं था। और उस वाली चड्डी ऑफरिंग के बाद कुछ देर के बाद वो वाला स्टैचू चमकने लगता है और उसके अंदर से वहाँ पर एक राइस केक बाहर आता है, जिसको खाने के बाद आकाने के सारे इमोशंस वापस से आ जाएंगे। पर उस राइस केक को खाने से पहले वो उस वाले राइस केक का आधा हिस्सा वहाँ पर यूकी को ऑफर करती है, जिससे आकाने के साथ साथ यूकी का विश भी वापस से रिवर्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से वहाँ पर कुछ हफ्ते हैप्पीली बीत जाते हैं, पर एक दिन यूकी वहाँ पर देखता है कि अचानक से उसका घर बिना किसी सबूत के वहाँ से गायब हो चुका है। इसलिए जब अगले ही दिन आकाने जाकर वहाँ पर अपने वेयर हाउस में चेक करती है तो उसको ये पता चलता है कि यूकी वहाँ पर अपने पूरे सामान के साथ उसके वेयर हाउस में ही रह रहा है। एंड जब आकाने वहाँ पर यूकी से उसके यहाँ पर रहने की वजह पूछती है तो फिर यूकी वहाँ पर अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि किस तरीके से अचानक से बिना किसी सबूत के उसका पूरा का पूरा घर कहीं पे गायब हो चुका है। और यूकी की परेशानी सुनने के बाद वहाँ पर आकाने उसको अपने वेयर हाउस में रहने की परमिशन दे देती है, क्योंकि उस वक्त तक बेचारे यूकी के पास और कहीं पे भी रहने की जगह तक नहीं थी। बट साथ ही साथ वो वहाँ पर यूकी से माफी भी मांगती है, क्योंकि ये शायद उसकी गलती हो सकती है, क्योंकि उसने वो विश मांगते वक्त अपने मन ही मन में सोचा था कि काश कितना अच्छा होता कि वो सब लोग एक साथ एक ही घर में रह पाते। देन कुछ ही दिनों के बाद उनके सामने एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। उनके यहाँ पर एक काफी बड़ा सा तूफान आ जाता है, इसीलिए बेचारे यूकी को जाकर वहाँ पर आकाने के घर में रिन और हिमिको के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि उस तूफान की वजह से उनके वेयर हाउस में पानी भर चुका था। बट ये सिचुएशन वहाँ पर और भी ज्यादा बदतर हो जाती है जब आकाने के घर में भी पानी लीक होने लगता है। इसलिए वो सब लोग वहाँ पर उनके सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर बिना भीगे शांति से सो सके। पर पता नहीं क्यों तब भी वहाँ पर हिमिको काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। इसलिए जब यूकी जाकर वहाँ पर हिमिको से इसके पीछे की वजह पूछता है तो फिर वो बताती है कि उसको इस बात के लिए डर लग रहा है कि कहीं उसका सीक्रेट कमरा इस तूफान की वजह से गीला ना हो जाए। और ये सुनकर वहाँ पर आकाने और रिन बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि हिमिको का कोई एक सीक्रेट कमरा भी है। एंड जब वो सब लोग वहाँ पर जिद करते हुए जाकर हिमिको के सीक्रेट कमरे में पहुँचते हैं तो फिर उस कमरे को देखकर वो सभी लोग वहाँ पर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस कमरे में काफी सारी स्पेस की मैगजीन्स भरी हुई थी, जिसको देखकर वो सभी लोग वहाँ पर हिमिको को काफी अजीब तरीके से देखने लगते हैं। तो हिमिको वहाँ पर बोलती है कि वो उसको इतने अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं, इसमें अजीब बात क्या है, इन सारी मैगजीन्स को तो लड़की भी जमा करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर तब भी वो सभी लोग वहाँ पर उसको काफी अजीब तरीके से बस घूरते ही रहते हैं। फिर देखते ही देखते कुछ ही वक्त बाद वो तूफान वहाँ पर खत्म हो जाता है। इसलिए हिमिको वहाँ पर यूकी को अपने साथ लेकर मार्केट में कुछ सब्जियां खरीदने के लिए जाती है, क्योंकि उनके घर में सारी सब्जियां खत्म हो चुकी थी। बट मार्केट में पहुँचने के बाद हिमिको वहाँ पर अपने असली इंटेंशंस दिखाती है और यूकी से बोलती है कि वो उसको अपना फैमिली मेंबर बनाना चाहती है। और यूकी के साथ थोड़ी सी पप्पी झप्पी भी कर वो उसको ये एहसास दिला देती है कि वो उसको अपने फैमिली में किस तरीके से चाहती है। और बेचारा यूकी वहाँ पर इस सदमे से बस उभरने ही लग रहा था कि तभी उसकी नजरें वहाँ पर रिन पे पड़ती है, जो कि थोड़ी सी दूर पे खड़ी होकर उन दोनों की ये पप्पी झप्पी वाली हरकतें देख रही थी। इसलिए यूकी भागते हुए उसकी तरफ जाने लगता है, उसको ये समझाने के लिए कि उसको गलत फहमी हुई है। पर वो बेचारी वहाँ पर यूकी को उसकी तरफ आता हुआ देखकर वहाँ से डर के भाग जाती है कि कहीं ये ठरकी हिमिको के बाद उसके साथ ना कुछ कर बैठे। देन फिर कुछ दिनों बाद जब यूकी वहाँ पर आकाने को अपने साइकिल पे बिठा के उनके स्कूल ले जा रहा था तो तभी
तभी उसको वहाँ पर ये रियलाइज होता है कि रिन एक जगह पर छुपकर उसको देख रही है और वो उसी दिन से उसके ऊपर छुप छुप कर बस नजर ही रखे जा रही थी। एंड इसलिए जब यूकी वहाँ पर उसको हाय बोलने की कोशिश करता है तो फिर वो बेचारी फिर से वहाँ पर डर के वहाँ से भाग जाती है। और तब यूकी वहाँ पर और कुछ तो नहीं कर सकता था, इसलिए वो फिर से वहाँ पर आकाने को लेकर उनके स्कूल जाने लगता है। तभी अचानक से आसमान से उसके चेहरे पे एक गुलाबी बालों वाली लड़की आकर गिरती है। और गुलाबी बालों से मेरा मतलब था कि उसके सर के गुलाबी बाल, ना कि किसी और जगह के। खैर तो फिर वो लड़की वहाँ पर यूकी के चेहरे पे गिरने के बाद उसको ओनी-चैन बोलने लग जाती है। इसलिए उनके बीच में यूकी के दोस्त अकीरा को आना पड़ता है, जो कि वहाँ पर उस लड़की को यूकी से दूर हटाता है और यूकी से माफी मांगते हुए बोलता है कि ये उसकी बहन कोको है, जो कि थोड़ी सी अड़ियल और ठरकी सी है, इसलिए वो गलती से उसके ऊपर चढ़ गई। ये सुनकर यूकी वहाँ पर कोको को माफ तो कर देता है, पर उसको ये समझ में नहीं आता कि कोको उससे ही इतना ज्यादा क्यों लगाव दिखा रही है। एंड इससे पहले कि यूकी वहाँ पर अकीरा से और ज्यादा कुछ बोल पाता, अकीरा वहाँ पर कोको की जिम्मेदारी यूकी के सर पे लाद देता है और उससे बोलता है कि उसको कुछ जरूरी काम है, इसलिए कुछ देर के लिए यूकी को ही कोको का ख्याल रखना होगा। और उसके साथ तो आकाने भी है, तो फिर वो दोनों कोको का काफी आसानी से ख्याल रख लेंगे। ये सुनकर बेचारे यूकी को मजबूरी में आकारी की बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि वो उसका दोस्त जो ठहरा। फिर उसके बाद यूकी वहाँ पर कोको को ले जाकर उनके स्कूल में घुमाने लगता है और सारी जगहें दिखाने लगता है। पर जब वो दोनों आखिरकार जाकर एक जगह पर बैठकर आराम करने लगते हैं तो फिर कोको वहाँ पर यूकी से एकदम मेन सवाल पूछती है कि आज तक वो कितनी सारी लड़कियों के साथ चांद पे गया है झंडा गाड़ने। तो तब यूकी उसको बोलता है कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो आज तक एक झंडा तक नहीं बना पाया, गाड़ने क्या खाक जाऊंगा चांद पे। इसलिए ये सुनकर कोको वहाँ पर हंसते हुए यूकी को एक एमुलेट दिखाती है और ये कोई खाने वाला अंडे का ऑमलेट नहीं था, बल्कि एक मैजिकल एमुलेट था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा, जो कि उसी स्टोन स्टैचू का एक मिनिएचर वर्जन था और वो भी एक विश को पूरी करता था, पर बिना किसी ऑफरिंग के। फिर तब कोको वहाँ पर यूकी की तरफ से उस एमुलेट से एक विश मांगती है कि स्कूल की सभी लड़कियां स्विम सूट्स में आ जाए और वो यूकी को एक प्रिंस की तरह देखने लगे। और कुछ देर तक यूकी को तो वहाँ पर कुछ भी फर्क महसूस नहीं होता, पर जब वो बालकनी से बाहर आकर देखता है तो उसकी वहाँ पर खुशी के मारे ही चीख निकल जाती है, क्योंकि सच्ची में वहाँ पर सभी लड़कियां स्विम सूट्स में आ चुकी थी और बल्कि वो तो वहाँ पर यूकी के पास आने के लिए बिल्कुल तरस रही थी। इसलिए दिन यूकी वहाँ पर कोको को उसके साथ स्विमिंग क्लब के स्विमिंग पूल पे चलने के लिए बोलता है, क्योंकि जब लड़कियां ऐसे खुले में स्विमिंग सूट में घूम रही है तो फिर स्विमिंग पूल में तो क्या ही तबाही मचती होगी। और फिर यूकी उनके स्विमिंग क्लब में जाने के बाद वो वहाँ पर चांद पे तो क्या सीधा सैमसंग गैलेक्सी पे हाथ मार देता है। एंड अगर गाइस आपको ये वाली कहानी सुनने में मजा आया तो फिर अभी के अभी स्क्रीन पे बने हुए वीडियो पे क्लिक कीजिए। आपको इस वाली वीडियो को देखने में भी इतना मजा आएगा कि आप अपने बंदी के बारे में भूल जाएंगे।